हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल पिनाकल ट्यूटोरियल में मैं पवन सर केमिस्ट्री टीचर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जो 2026 में इंग्लिश हिंदी मीडियम में होने वाला है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज आप लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है विलियन, उसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के बाद आपका सिलेबस जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक एमसीक्यू का एक लेक्चर हम लोग बात करेंगे जिसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे अनुसंख्य गुण धर्म। अनुसंख्य गुण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम तीन चीज बात कर लिए थे। पहला जो RLVP था, अवनमन था, और हिमांक में जो अवनमन था, क्वथनांक में जो उन्नयन था उसके बारे में बात किए थे, और वाष्प दाब में जो अवनमन था उसके लिए बात कर लिए थे। एक बच गया था आपका परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बच गया था। और लास्ट में एक होता है कि एबनॉर्मल और सामान्य मोलर गुण, किस तरह से उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करें। परासरण दाब को हम लोग समझते हैं कि क्या है। पहले तो परासरण क्या होता है, देखिए एक फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि मान लीजिए अगर आप बीच में कोई मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन के लिए पहले आपको हम थोड़ा इसमें आ जाते हैं, फिर उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। देखिए झिल्ली क्या बोलते हैं, जैसे आप चाय को छानते हैं, तो चाय को छानते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक झिल्ली होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे होकर के सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करता है, जो विलायक हैं वही पास करेंगे, विलेय कण उसे होकर के पास नहीं कर सकता है। ऐसे ही पत्र को क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आइए इसके लिए यहां पर हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक ऐसा पत्र जिससे होकर सिर्फ विलायक के कण पास करते हैं, विलायक के कण पास करते हैं, लेकिन विलेय के कण पास नहीं कर सकते, लेकिन विलेय के कण पास नहीं करते, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इससे होकर के सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि विलायक ही पास करेंगे, विलेय पास नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो अभी इसी का काम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए, उदाहरण के लिए तो आप यहाँ पर चर्म पत्र ले सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। आगे बढ़े, हम बात कर रहे थे परासरण दाब। देखिए परासरण दाब बात करने से पहले हम परासरण में आ जाते हैं, जो यहाँ हम अभी बता रहे थे आपको। होता क्या है कि एक तरफ विलायक है, शुद्ध विलायक हम ले लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ विलयन ले लेते हैं। तो विलयन में विलेय विलायक दोनों होंगे, इसकी सांद्रता अधिक होगी, जबकि यह शुद्ध विलायक है।
और ये जो बीच में आप लगा दिए हैं इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसको यहाँ पर हम लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विलेय और विलायक सभी हैं, विलेय भी हैं और विलायक भी है, सांद्रता इसकी अधिक होगी। अब अगर उसमें हम इधर जो शुद्ध विलायक है इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि ये इसके तरफ ट्रैवल कर रहा है, उसके तरफ गति करने लगता है। मॉलिक्यूल जो है, जो कण है शुद्ध विलायक के, वो विलयन की तरफ क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, मतलब विलयन के तरफ विलाय जाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन इधर का जो विलायक है, विलेय है, वो इसके तरफ नहीं आएगा। बीच में क्या लगा हुआ है, झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा हुआ है, इससे होकर के विलेय विलायक जो है वो पार करता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को कहते हैं परासरण। जब कोई विलायक निम्न सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर गति करता है उसके कण, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण। तो चलिए पहले परासरण को यहां पर डिफाइन कर लेते हैं, परिभाषित करते हैं कि जब विलायक एवं विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से अर्ध पारगम्य झिल्ली से जब विलायक एवं विलयन को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो जब उसको हम अलग कर देते हैं तो विलायक निम्न सांद्र की ओर से, जिसका कंसंट्रेशन कम है, निम्न सांद्रता की ओर से उच्च सांद्रता की ओर गति करने लगता है, उसे परासरण कहते हैं, तो परासरण क्या है, निम्न सांद्र वाले विलयन से उच्च सांद्र वाले विलयन की तरफ जब अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के जो विलायक के कण हैं वो जब गति करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परासरण। जैसे आप अपने घरों में भी इसका उदाहरण देखने को आपको मिलेगा। आप जैसे कोई चीज फूलने के लिए रखते हैं, पानी में उसको रखते हैं। जैसे अगर अंगूर को रात भर अगर आप फूलने के लिए रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो अंगूर है वो रात भर में फट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है, विलायक है, वो समा जाता है, जिसके कारण उसका साइज बड़ा हो जाता है। और एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स मतलब उल्टा, परासरण का उल्टा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नमक डाल देंगे पानी में और तब उसमें अंगूर डालेंगे तो अंगूर के अंदर का जो विलायक के कण है वो बाहर आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा परासरण इसको हम कहते हैं। तो अभी ये परासरण है। परासरण में क्या होता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च
सांद्रता वाले विलयन की तरफ जब विलायक के अणु कण जाते हैं, इसको हम कहते हैं परासरण। अब इसके बाद है, ये अगर समझ में आया परासरण क्या है, तो अब आते हैं परासरण दाब। परासरण दाब, परासरण दाब मतलब परासरण को रोकने के लिए जो आप दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं परासरण दाब। बड़ा सिंपल और सीधा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि परासरण को रोकने के लिए जो आप दाब लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक बार फिर से यहाँ पर हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, और इसमें यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाता है ताकि उससे हम दाब इस पर लगा सके। पाई से इसको हम निरूपित करते हैं। तो ये उच्च दाब वाले हैं, ये क्या है इसके तरफ, ये है उच्च दाब, उच्च दाब, और ये क्या है निम्न दाब। ठीक है, ये उच्च दाब है और ये क्या है निम्न दाब है। कण क्या करेंगे, इधर से इधर जाते हैं। कण क्या कर रहा है, निम्न दाब से उच्च, निम्न सांद्र लिखना था, सांद्र, निम्न सांद्र की ओर से उच्च सांद्र की तरफ जब कोई कण जाता है उसी को क्या कहते हैं, परासरण। अब इसको रोकना है तो मान लीजिए इसे दबाव लगा देंगे, तो ये जो इधर जा रहा था कण, है ना, अगर दबाव लगा रहे थे, ऊपर से हम दबाव लगा रहे हैं, तो जो कण इधर जाना है तो उधर का दबाव बढ़ेगा, जिसके कारण ये इधर जाना रुक जाएगा। तो जितना दाब लगाते हैं और जिससे कि ये परासरण जो प्रक्रिया है वो रुक जाए, उसी प्रेशर, उसी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग लिखते हैं। वह निम्नतम दाब जो उच्च सांद्र वाले विलयन की तरफ लगाया जाता है, उच्च सांद्र वाले विलयन के तरफ लगाया जाता है, जिससे परासरण रुक जाता है, जिससे परासरण रुक जाता है, उसे परासरण दाब कहा जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब को देखा जाए, इसको पाई से हम लोग निरूपित करते हैं। इसे पाई से निरूपित किया जाता है, इसे पाई से निरूपित किया जाता है। और पाई जो है परासरण दाब के लिए हम जो गणना है बाद में करते हैं, पहले इससे संबंधित हम कुछ और चीज जान लेते हैं कि समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन, अल्पा परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, उसके सांद्रता के आधार पर परासरण के हिसाब से जो विलयन है 3 प्रकार के हो जाएगा। कौन कौन, समपरासरी, अल्प परासरी, अति परासरी। ठीक है, समपरासरी 2 विलयन लीजिए, और दोनों विलयन का जो परासरण दाब है अगर दोनों समान हो गया तो उसको हम कहते हैं कि ये दोनों विलयन आपस में क्या है, समपरासरी है। अगर एक का परासरण दाब अधिक है तो उसको बोलते हैं अति परासरण दाब, और अगर जिसका परासरण दाब कम है उसको अल्प परासरण दाब कहते हैं। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं। कैसे,
समपरासी विलयन, वह विलयन जिसका परासरण दाब, वह विलयन जिसका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है, परासरण दाब बराबर होता है, उसे समपरासरी विलयन कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस पर पूछे जाते हैं और वहां पर सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे पाई 1 बराबर पाई 2, 2 विलयन है, दोनों विलयन का एक का वाष्प, एक का जो परासरण दाब है पाई 1 है और दूसरे का परासरण दाब पाई 2 है, तो दोनों अगर समपरासरी है तो पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएगा। अब आइए, अब आते हैं अल्प परासरी विलयन। अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन में तो वह विलयन अल्प मतलब कम, अति मतलब ज्यादा, वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन की तुलना में कम होता हो, तो इस विलयन को कहेंगे कि ये अल्प परासारी विलयन है। ठीक है, वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में, दूसरे विलयन के तुलना में कम होता है, उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं, उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की तुलना में कम होता है, तो अगर इसका अगर पाई 1 है दूसरे वाले का पाई 2 है, तो पाई 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, पाई 2 से। ठीक है, तो ये कहलाएगा अल्प परासरी विलयन। इसी तरह से अति परासरी, तो जो विलयन मेरे पास है अभी, इसका परासरण दाब किसी दूसरे विलयन के परासरण दाब से क्या होता है, कम होता है, तो इसको बोलेंगे अति परासारी विलयन। वह विलयन जिसका परासरण दाब किसी विलयन के तुलना में अधिक होता है, उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। ये हो गया परासरण दाब के अनुसार विलयन के प्रकार। आगे बढ़े, ये जो पाई है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब से हम इसको कहते हैं, यह है परासरण दाब, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो परासरण दाब दो बात पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पाई जो है निर्भर करेगा सांद्रता पर, सी मतलब सांद्रता, और निर्भर करता है ताप पर, टी, ताप पर निर्भर करता है। तो जो परासरण दाब है वो C इंटू टी पर निर्भर करेगा। अब यहां से इस साइन को हटा के इक्वल साइन देने के लिए, बराबर चिन्ह देने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं R C T, पाई बराबर CRT या फिर पाई बराबर RCT, एक ही बात हुआ।
ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बात हुआ। फार्मूला याद रखिएगा, C जो है सांद्रता है, सांद्रता जो होगा मोल पर लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर में रहेगा, और ताप जो होगा वो केल्विन में रहेगा। R जो होता है ये गैस नियतांक होता है, ये गैस नियतांक कहलाएगा। तो अब यहां से एक कैलकुलेशन, सॉरी, हम लोग कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं कि विलेय के लिए, है ना, विलेय के लिए किस तरह से हम लोग उसका अनुभार ज्ञात करते हैं। तो पाई बराबर CRT, पाई बराबर N/V/RT, N मोल होता है तो किसका, विलेय का मोल, अनुभार MB, और V पहले से है इंटू RT। अब यहां से MB बराबर क्या हो जाएगा, WB/RT बटा पाई V। ये देखिए यहां पर जो MB है वो अनुभार है किसका, विलेय का, विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, WB विलेय का भार, और बाकी सब चीज आपको पता है। V जो है वो आयतन होता है, V क्या होता है, आयतन, R लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला से आप परासरण दाब की मदद से विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ टर्म है थोड़ा बात कर लें। ये देखिए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास बिहेवियर क्या है, असामान्य मोलर भार, मोलर द्रव्यमान। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग अनुभार ज्ञात करते हैं, विलेय का जो अनुभार ज्ञात करते हैं, सभी अनुसंख्य गुण से हम लोग निकालते हैं, नहीं, वाष्प दाब में अवनमन से भी निकाल रहे हैं, अपेक्षिक अवनमन से निकाले थे, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन की मदद से अनुभार निकाले थे, उसके बाद ये जो परासरण दाब है अभी उससे हम लोग निकाले हैं, या हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन था ΔTF, उसकी मदद से हम लोग निकाले थे। ठीक है, तो ये जो भी निकालते हैं, और इसके लिए बताया गया था कि जो अनुसंख्य गुण धर्म है ये नंबर पर निर्भर करता है, विलेय का जो नंबर है उस पर निर्भर करता है। अब जरा सोचिए कि अगर विलेय टूट गया तो उसका संख्या बढ़ जाएगा, या अगर विलेय जुट गया तो उसका संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि टूटने पर, डिसोसिएशन पर नंबर बढ़ेगा, तो अगर नंबर बढ़ेगा तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्य गुणधर्म है, ये भी बदलेगा। और जब ये बदल गया तो इसी की मदद से आप उसका अनुभार निकाले हैं, तो अनुभार भी क्या होगा, बदल जाएगा ना। तो इसीलिए आप जरा सोचिए कि अगर विलेय में टूटना या जुटना अगर हो रहा है तब तो उसके जो अनुभार निकाले हैं उसमें एक एबनॉर्मलिटी आएगा, असामान्यता आपको दिखाई देगी। बस उसी को हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है। कहने का मतलब कि जो होना चाहिए वो नहीं होता है, या तो ज्यादा होता है या फिर कम होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब वांटॉफ ने ये जो टूटने के बाद या जुटने के बाद जो भी चीज यहाँ वियोजन या संयोजन के दौरान, वियोजन यानी कि टूटना, संयोजन मतलब जुट जाना, याद रखिएगा इसको। और वांटॉफ एक साइंटिस्ट हुए 1880 में, इन्होंने उसका गणना किए किस हद तक वो टूट सकता है, किस हद तक वो जोड़ा जा सकता है। इसको गणना करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए वांटॉफ ने 1880 ईस्वी में, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने एक फैक्टर डिफाइन किया, एक गुणक इन्होंने दिया, आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो गुणक है वो किस चीज से है, आई से इसको हम लोग दिखाते हैं, जिसे हम वांटॉफ गुणक कहते हैं।
वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणक के नाम से इसको। और ये किस प्रकार से परिभाषित है आपको बताते हैं। इन्होंने अपने फैक्टर को, अपने गुणक को जो आई से निरूपित किया, उसका परिभाषा ये इस तरह से देते हैं। आई को लिखा जा सकता है सामान्य मोलर द्रव्यमान, और उसको डिवाइड कर दीजिए असामान्य मोलर द्रव्यमान में। सामान्य जो होना चाहिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जो असामान्यता आ गया है उसमें, या फिर प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण बटा परिकलित अनुसंख्यक गुण। यानी जो अनुसंख्यक गुण आप पढ़े हैं तो उसका दो वैल्यू है, एक तो प्रैक्टिकल वैल्यू और एक थ्योरेटिकल वैल्यू। एक प्रैक्टिकल की प्रयोगशाला से निकाल के लाए, और एक कलम से कॉपी पर हम लोग उसका फॉर्मूला यूज करके जो निकालते हैं उसको थ्योरेटिकल कहते हैं, उसको परिकलित कहते हैं उसको। ठीक है, तो प्रेक्षित यानी प्रेक्षण किया हुआ, लैब किया हुआ, उसका अनुसंख्यक गुण क्या है बटा जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसको लिख देना है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला हो गया कि संयोजन या वियोजन के पश्चात जब वो टूट जाता है या जुट जाता है, उसके पश्चात उसके कणों की मोलों की संख्या क्या है उसको ऊपर रखना है, और नीचे क्या रखना है कि टूटने या जुटने के बाद, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, टूटने या जुटने के पहले पूर्व कितना उसका मोल था उसको नीचे से, तो टूटने के बाद या जुटने के बाद का मोल ऊपर रखना है बाद में, और उसके पहले कितना था उसका वैल्यू नीचे रखना है। तीन तरीका से वांट ऑफ फैक्टर आई को परिभाषित किया जाता है, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इसी तरह से इसका उल्टा पुल्टा करके आपको वहां पर कंफ्यूज किया जाएगा। तो इसलिए जैसा लिखा हुआ है आपको वैसा ही क्या करना है, बिल्कुल याद कर लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करना है इसको। अब यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन करने से पहले आपको बताते हैं, एक दो फार्मूला बताएंगे संयोजन और वियोजन में। तो पहले लिखते हैं वियोजन के लिए, पहले लिखते हैं वियोजन के लिए। इधर बात करेंगे वियोजन के लिए, कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बात है। चलिए इधर लिख लेते हैं वियोजन के लिए, इधर आपको बता देंगे संयोजन के लिए, संयोजन के लिए। आइए, फॉर्मूला है अल्फा बराबर i-1 बटा n-1, और संयोजन के लिए है अल्फा बराबर i-1 बटा 1 बटा n-1, 1 बटा n-1। जहां पर n क्या है, यहां पर जो i है ये वांट ऑफ है, i क्या है, ये वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ गुणक है ना, और n जो होता है n वो आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, ये आयनों की संख्या है। और अल्फा जो है इसको हम लोग वियोजन हो रहा है ना, डिग्री, वियोजन का डिग्री इसको कहा जाता है, वियोजन का डिग्री, वियोजन का स्तर, डिग्री बोलिए या फिर स्तर बोलिए, तो ये चीज होता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर सेम चीज रहेगा, इसके लिए भी वो चीज रहेगा। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है, मतलब एक ऐसा जो पूरा पूरा टूट जाता है, तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं देख लीजिए,
इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो टूटने के बाद प्लस माइनस में हो जाए, जैसे NaCl। तो इसके लिए I का मान हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि ये टूट के Na प्लस और Cl माइनस देता है, एक Na प्लस और प्लस एक Cl माइनस। अगर हम यहाँ लिख दें MgCl2 तो ये टूट के इसका I हो जाएगा 3। कैसे? एक हो जाएगा मैग्नीशियम आयन और इसमें 2 हो जाएगा Cl माइनस आयन। उसी तरह से अगर हम Al2O3 ले ले तो इसका I हो जाएगा 5। कैसे? क्योंकि इसमें 2 हो जाएगा एल्युमिनियम के आयन और 3 हो जाएगा ऑक्साइड के आयन। I जब भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे? I बराबर N होता है जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका 100% वियोजन होता है। 100% अगर वियोजन हो जाए तो उसका जो I होता है वो किसके बराबर होता है? N के बराबर होता है। 100% वियोजन के लिए I बराबर N। अगर आपसे पूछता है कि बताइए I का मान क्या होगा तो आप उसके आयनों की संख्या आपको बता देना है। लेकिन अगर मान लीजिए 100% नहीं टूटता है तब उस केस में अल्फा कहते हैं। अल्फा होता है क्या? वियोजन का डिग्री या वियोजन का स्तर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक यौगिक है AB का आयनीकरण इस प्रकार होता है कि ये एक कटायन और एक एनायन देता है। तो यदि आयनीकरण का डिग्री 0.4 है, कहता है दिया है अल्फा बराबर 0.4, तो इसका I ज्ञात कीजिए क्या होगा जब इसका N का मान दे रखा है। एक केटायन है एक एनायन है तो N का मान कितना हुआ? 2, है ना। अब देखिए फार्मूला क्या बताए थे? अल्फा बराबर I-1 बटा N-1, I-1 बटा N-1। तो अल्फा के जगह पर क्या लिख देंगे? 0.4। I तो हमको निकालना है N-1, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। अब I-1 बराबर 0.4। अब यहाँ से I बराबर हो जाएगा, एक उधर प्लस में तो 1.4। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो वांट ऑफ फैक्टर निकल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में पहले आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको बना करके। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। NaCl पानी में पूर्णतः आयनित होता है। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। जैसे NaCl जब टूटता है तो क्या देता है? पूर्ण रूप से ये वियोजित हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में ये बना लेता है। और इसमें आयनों की संख्या क्या है? 2 है। इसमें आयनों की संख्या क्या है? 2 है। तो आयनों की संख्या अगर 2 है तो ये पूर्ण रूप से जब वियोजित होगा तो I का मान क्या हो जाएगा? N के बराबर। तो इसके लिए ऑप्शन आपको क्या खोजना होगा? 2। जहां 2 होगा वो सही होगा। चलिए अगला सवाल है, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग का क्या आंसर आया है? यहां पर 0.1 MCaCl2 के विलयन में 80% क्या है? ये टूटता है। तो अल्फा जो है, अल्फा 80% का मतलब होता है 80% का कि 80/100 यानी कि 0.8 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अल्फा आपको पता है, आपको निकालना क्या है? आपको I निकालना है। N का मान तो पता ही होगा। जैसे आप निकाले होंगे कैल्शियम क्लोराइड टूट के Ca2+ और 2 क्लोराइड आयन देते हैं। अब यहाँ पर आयनों की संख्या कितना हो गया? 3। तो आयन की संख्या अगर 3 हो रहा है यहाँ पर, तो अब हम फार्मूला लगा लेंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? अल्फा बराबर I-1/N-1। अल्फा कितना है? 0.8। I तो हमको क्या करना है? निकालना ही है, इसको रहने देते हैं। N कितना है? N यहाँ पर 3 है, 3 - 1। चलिए 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। I-1 बराबर 1.6 और ये I बराबर क्या हो जाएगा? 2.6। तो इसका जो वांट ऑफ
गुणक है उसका आंसर आ गया 2.6। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लेक्चर को ओवर कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है आप एक बार देख सकते हैं इसको। एसिटिक एसिड है, बेंजीन में संगठित होकर, संगठित मतलब जुड़ जाना, अब टूट नहीं रहा है, अब जुट रहा है, डाइमर बनाता है। डाइमर कैसे बनाता है? जो एसिड है, ये देखिए एसिड का फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलके एक हो जाते हैं, नहीं एक हो जाते हैं। तो डाइमर, डाइमर मतलब दो जो है एक हो जाते हैं, यानी कि n बराबर 2 ही है। n बराबर क्या है? 2 है। दो जब एक हो जा रहे हैं और इसका अल्फा जो है 80/100 है, यानी कि 0.8 रहेगा। यानी वियोजन का स्तर, अल्फा दोनों चीज को दर्शाता है। अगर टूट रहा है तो वियोजन का स्तर, और अगर जुट रहा है तो संयोजन का स्तर ये दिखाता है। तो अल्फा पता है, n पता है, निकालना क्या है? वांटो फैक्टर। अल्फा बराबर I-1/1/n-1 याद होगा। अभी फार्मूला तुरंत यहाँ पर बताया था, इधर देखिए आपको दो फार्मूला यहाँ पर लिखे थे, ये देखिए संयोजन के लिए अल्फा बराबर I-1/1/n-1। अब उसी को हम लोग यूज करेंगे। अल्फा है 0.8 और 8 आई निकालना है, I-1 1/2 -1 1/2 अब यहाँ पर देखिए तो माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, हाफ रहेगा तो 0.8 गुने 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? I-1, यहाँ पर माइनस आ जाएगा इसके साथ है, तो ये हो जाएगा -0.4, I बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा? I बराबर 1 - 0.4, इसका मान हो जाएगा 0.6, इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, बोर्ड का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, और अगर न्यूमेरिकल है वो तो कम पूछता है, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो इसी प्रश्न के साथ हम इस अध्याय 1 के समाप्ति की घोषणा करते हैं। आपका जो चैप्टर है आप पूरे तरह से तैयार हो चुके हैं 2026 के एग्जामिनेशन में बैठ के, और इसका जो भी सवाल होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए पहले पूरा लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन यहाँ पर चलेगा उसमें आपको ज्वाइन करना है, आना है और देखना है कि क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए यही रहेगा। अब हम लोग का जो दूसरा अध्याय है वैद्युत रसायन, वो बहुत जल्द उसका लेक्चर आ जाएगा अब, और हम बात करेंगे उसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो आज के लिए रहेगा इतना ही, और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसको देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।